हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो हमने अभी तक स्टूडेंट्स इनर्शिया तक अपना पोर्शन ख़त्म कर लिया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। ठीक है, हमने इनर्शिया के बारे में लास्ट टाइम बात कर लिया है। इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है फुल्ली। ठीक है, एक तरह का मास का ही इफेक्ट होता है वो। ओके, क्या होता है उससे, कौन कौन टाइप के इनर्शिया होते हैं, सबके बारे में हमने बात कर लिया है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, तो हमको सबके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो है वो इनर्शिया से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट करता है ना कि व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ठीक है, क्या मतलब हो गया, जो बात किया वही हो गया। जब तक किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देना चाहता है। ठीक है, वो उसी स्टेट में रहेगा। अगर बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है ना और उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई तरह का फोर्स नहीं एग्जिस्टेंट है, सिर्फ प्लेन सरफेस है और हमने बॉल को रोल करा दिया, तो क्या कभी बॉल रुकेगा? कभी नहीं रुकने वाला है वो, अनंत तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो चलता चला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में, सेम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यही वो लॉ बोल रहा है कि बॉडी कंटिन्यू करेगा अपने स्टेट में ही। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रह जाएगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है कि अपने स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है वो। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ का नाम क्या हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला जो लॉ है ना, उससे पहले हमें कुछ बात समझना होगा। हमें बात समझना होगा क्या, मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं थोड़े जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत सब कोई फॉर्मूला पे ही फॉर्मूला के बेसिस पे इसे समझा कर निकल जाते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। जो मोमेंटम होता है ना स्टूडेंट्स, वो इंस्टेंट फोर्स होता है कि एक इंस्टेंट पे बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, और मैथमेटिकली क्या बोला जाता है इसे, मैथमेटिकली होता है मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी इनटू द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मास बॉडी का और वेलोसिटी बॉडी का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिलेगा, पी मतलब मोमेंटम। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम इज फोर्स पोजेस्ड बाय बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। ठीक है, ये कंसेप्चुअलाइज कर दिया मैंने कि मोमेंटम क्या एक तरह का फोर्स होता है जो इंस्टेंट में लगता है, यूनिट टाइम पे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। अब आते हैं हम अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड के, और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ओके, इसको समझने के लिए समझ लिए क्या है बात, देख लीजिए। जैसे कोई मान लीजिए मास स्मॉल m का एक बॉल है, उस पे हम फोर्स f लगाए। ठीक है, और इनिशियली वेलोसिटी u था, मास m बॉल में इनिशियल वेलोसिटी u था। अब टाइम t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली हम उस पे f फोर्स लगाए, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू t में क्या हो गया, वेलोसिटी जो फाइनल है वो v है। ठीक है, और मास इसका कितना है, m ही है, मास तो चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया स्टूडेंट्स, पी हो जाएगा mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, pf mv हो जाएगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, इस चीज को हम उठा के यहाँ रखते हैं, यही ना चीज बोल रहा है, एक्सप्रेशन यही ना बन रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को ही टाइम से डिवाइड किए कोई भी चीज को कर दीजिएगा, वहां मिलता है रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय
टाइम, ठीक है। अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। पी एफ कितना है स्टूडेंट्स, एम वी, और पी आई कितना है, एम यू, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हमेशा तो एक कांस्टेंट मिलता है हमें स्टूडेंट्स, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, आज से सीख लीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी आप जब भी हटाएंगे कांस्टेंट आ जाता है इक्वालिटी लाते ही। ये के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 पाया गया, ठीक है। तो अगले लाइन में m को कॉमन ले लेना है, v माइनस यू बाई टी बचेगा m के साथ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपने देखा है काइनेमेटिकल इक्वेशन में, देखा है आपने फर्स्ट चैप्टर में। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो f का वैल्यू क्या हो गया, ma, हमारा f का जनरल फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब f का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका शॉर्ट नेम न्यूटन रख दिया गया, कैपिटल N इसका यूनिट, ठीक है, एक्सप्रेशन है। अच्छा, CGS यूनिट इसका क्या होता है, ये तो SI यूनिट है स्टूडेंट, CGS यूनिट इसका क्या होता है, फोर्स का डायन होता है, ठीक है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा ये वैल्यू, ठीक है। होप है कि फोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि कैसे डिराइव हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ से ही डिराइव होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से हम स्टार्ट होते हैं और फिर एंड हमें F इज इक्वल टू ma रिजल्ट मिल जाता है, ओके। तो नोट कर लीजिए इसे, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ मोशन। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेबल बातें कर लेते हैं हमारे डेली लाइफ में जो भी होती हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप क्रिकेट खेलते होंगे, मैं भी क्रिकेट खेलता था तो फील किया हूँ बहुत बार कि जब हम कैच करते हैं तो बॉल हमारे हाथ में आ चुका होता है और हम फिर भी हाथ नीचे पुल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, और नहीं करके देखिए आप तो पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। नीचे करने का, हाथ ले बॉल के साथ नीचे ले जाने का फ़ायदा क्या है और हाथ नहीं ले जाने का नुकसान क्या है नीचे, ठीक है। क्या होता है कि जब हम बॉल आता है हमारे हाथ में और जब हम नीचे पुल करते जाते हैं तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो होना है ना, तो उसको ज़ीरो होने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है, टाइम t जो है बढ़ जाता है। मतलब जो हाथ में हमारे फोर्स जनरेट होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जितना ज़्यादा टाइम कैचिंग में हम देंगे हमको हाथ में फोर्स उतना ही कम फील होगा, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है यहाँ का। यही चीज़ तो है, जितना टाइम ज़्यादा देंगे हम कैच करने में हमें फोर्स उतना कम फील होगा, मतलब हमें चोट नहीं लगेगी, चोट बहुत कम लगेगी, ये नहीं पता चलेगा, ओके। और अगर मान लीजिए हम हाथ एकदम ऐसे कड़ा करके रखे हुए हैं ऐसे और डायरेक्ट बॉल आ रहा है, पट से आवाज़ करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम कैच कर लेते हैं, तो टाइम कम मिल रहा है कैच होने में, तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोड्यूस होगा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब मीनिंग ही यही है, अगर ये छोटा रहेगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये छोटा पड़ जाता है। तो जब हम हाथ नीचे करते करते कैच लेते हैं, मतलब बॉल आ जाता है हाथ में और फिर भी हम बैकवर्ड्स पुल करते हैं उसे, हाथ को पीछे खींचते हैं, क्या करता है वो टाइम बढ़ा देता है कैच करने का। तो क्या होता है, उससे फोर्स कम जनरेट होता है हमारे हाथों में, चोट नहीं लगती है। और वहीं इस केस में क्या होगा, अगर हम सडनली कैच कर लेंगे तो क्या होगा, हमें फोर्स बहुत लार्ज मिलेगा हाथ में और हर्ट कर सकता है पाम को, ठीक है, फील्डर के, ओके। तो यहाँ ये हो जाता है, दोनों केस यहाँ पे एक्सप्लेन, ठीक है, ये दोनों। अच्छा, अब आते हैं, इन हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन ए कुशन्ड बेड। ऐसा क्यों, उनके लिए गद्देदार मतलब बेड क्यों बिछाया जाता है कि एथलीट्स जब जंप मारे हाई जंप में तो उसी पे गिरे। क्या होता है स्टूडेंट, समझिए बात को, ये जो कुशन होता है ना, इतना मोटा कुशन होता है। अब एथलीट जब उस पर गिरेगा ना तो ये कुशन क्या करेगा ना, इसका जो फॉल है, फॉल का टाइमिंग बढ़ा देता है। जैसे यहाँ कैच का टाइमिंग बढ़ा दिया था तो क्या हुआ था, फोर्स कम लगा था, उसी तरह उसका फॉल का टाइम बढ़ा देता है। फाइनल वेलोसिटी तो उसे जीरो आना है, लेकिन तुरंत जीरो नहीं करवा देता है। हार्ड ग्राउंड में वो गिरा के देखिए ना, हार्ड ग्राउंड में गिरिए, हड्डी पसली सब एक हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक बैक हम गिरते हैं नीचे, इंस्टेंट में हम नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पे, वहां पे टाइम बहुत ही कम रहता है, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में। तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा लार्ज प्रोड्यूस होगा, हड्डी चकनाचूर, ठीक है। और वहीं अगर हम कुशन बेड दे देंगे तो क्या होगा, वो बेड पे आएगा एथलीट का बॉडी और फिर वो कुशन धीरे धीरे नीचे आता है और एक फाइनल कुछ देर बाद जाके वो एकदम जहाँ पे मिनिमम कंप्रेस हो जाए कुशन वहाँ तक ले जाता है और ये टाइम मिल जाता है कुछ बॉडी के वेलोसिटी को डिक्रीज होने में। तो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है रैपिड, ठीक है।
बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है, तो उसके कारण फोर्स क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है, चोट नहीं लगती है एथलीट को जो भी हाई जंप में जंप मार रहा है। ओके, तो ये रीजन हो गया। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये सारा एप्लीकेशन एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे आज ये कराटे प्लेयर जो होता है वो ब्रेक कर देता है आइस स्लैब एक बार में फटाक से। ऐसा क्यों होता है? फिर से वही बात, एक इंस्टेंट में उसे फोर्स जनरेट करना होता है, तो आइस स्लैब को एकदम सडनली हिट करता है बहुत फास्टली, तो क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए वो मोमेंटम, बहुत कम टाइम के लिए उसका हाथ कांटेक्ट में आता है आइस से, तो क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना वो बहुत लार्ज होगा, और इन टर्न जो फोर्स होगा वो भी बहुत लार्ज होगा, और जब लार्ज फोर्स स्लैब को मिलता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड, या बोलिए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। नोट कर लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं हमने सेकंड लॉ पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है स्टूडेंट्स, आप सेकंड लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ना फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इस तरह उसको फिर अगला लिखते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है, फिर हमने एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू कर दिया। ओके, अच्छा फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट लॉ बोल रहा है ना कि जब तक कोई फोर्स बॉडी पे ना लगे, मतलब फोर्स जब तक जीरो रहेगा तब तक क्या रहेगा, बॉडी या तो रेस्ट में ही रहेगा और नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन से ही वो सेम वेलोसिटी से ही वो चलता जाएगा आगे स्ट्रेट लाइन में, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मान लिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मानते क्या स्टूडेंट्स मिल जाता है हमें कि v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, मास मास कट के v इज इक्वल टू यू हो जाना है कोई भी टाइम के लिए, कोई भी टाइम के लिए, मतलब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करता रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने u को जीरो मान लिया, u को भी जीरो मान लिया, मतलब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब v भी जीरो हो गया हमारा, एक्सटर्नल फोर्स तो पहले ही से जीरो है, अब u जीरो हो गया तो v भी हमारा जीरो हो जाना है, तो इसका मतलब क्या, बॉडी रेस्ट में था तो अब रेस्ट पे ही रहना है उसे। तो यही ना स्टेटमेंट है एग्जैक्ट फर्स्ट लॉ का ही, अभी ना हमने पढ़ा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर ना रहे प्रेजेंट तो क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉडी कंटिन्यू करता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, वेलोसिटी उसका चेंज नहीं होगा थ्रू आउट टाइम टी। ओके, ऐसे हम डिड्यूस कर सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड लॉ के एक्सप्रेशन से हम फर्स्ट लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बुक में आपका दिया हुआ है ये चीज, बहुत कम जगह डिस्कशन है मिले आपको, हमको पता है, इसीलिए आप इसे नोट करिए ध्यान से। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर आप किसी को चांटा मारिएगा तो आपको भी जरूर पलट कर चांटा पड़ेगा। ठीक है, क्या है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, चांटा असली में मत मार दीजिएगा, मजाक कर रहा था। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको समझना है। आप आइए कैसे समझते हैं, देखिए दो स्प्रिंग बैलेंसेस ले लीजिए आप। स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या है, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है। आपने देखा होगा कबाड़ उबाड़ वाले जो भी आते हैं कबाड़ उबाड़ उठाने, या आप जाते होंगे चक्की वगैरह में, आटा चक्की वगैरह में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे मेजरिंग के लिए एक स्प्रिंग बैलेंस रहता है। ठीक है, बड़े वेट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उस पर वेट को लटका दिया जाता है और वो मेजर करता है। ओके, तो हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिया है। ठीक है, एक को वॉल से फिक्स किया है और फिर दोनों को हुक फंसाकर एक हुक को हमने पकड़ लिया है और हम खींच रहे हैं। ठीक है, हम अगर F1 फोर्स लगा, अगर आप F1 फोर्स से खींचेगा तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है F2, पीछे की ओर अपोजिट साइड की ओर होता है, और इन दोनों स्केल्स का ना रीडिंग होगा ना जो स्टूडेंट्स, वो सेम रहता है। ये वाला फोर्स जो हाथ लगा रहा होगा ना वो यहाँ पे आएगा रीडिंग उसका। वेट नापते हैं ना, वेट एक तरह का फोर्स ही है, वेट फोर्स ही होता है। ठीक है, वेट मास नहीं होता है, मास और वेट में बहुत फर्क है, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो भी। ठीक है, वेट का मतलब फोर्स होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये फोर्स लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं तो जो भी रीडिंग इसमें आ रहा है ना वही रीडिंग इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये कैसे संभव है, इसीलिए संभव है क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बेस्ट एग्जांपल है थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। और यही रीडिंग जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा है, हम जब भी खींचेंगे स्प्रिंग को तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होगा ना स्टूडेंट्स,
तो वही रेजिस्टेंस ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसका ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायरेक्शन अपोजिट है इस फोर्स के, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, रीडिंग यहाँ स्केल बना हुआ है, रीडिंग दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए F1 F2 इक्वल आ गया, लेकिन साइन नेगेटिव है एक का, मतलब क्या हो गया, अपोजिट इन डायरेक्शन है एक फोर्स, ठीक है, यही मीनिंग था इसका, ओके। अब इसका एक्चुअल मतलब यूज कहाँ होता है, ठीक है। अब एक्चुअल यूज इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, हमारे लाइफ में ही है, हम चल पा रहे हैं इसी फोर्स के बदौलत, ठीक है। जो भी फोर्स, अगर मान लीजिए हमें चलना होता है तो हमारा पैर क्या करता है, हमारा पैर फोर्स नीचे की ओर जनरेट करता है, ठीक है। क्या करता है, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, ठीक है। ग्राउंड पीछे नहीं चला जाएगा, ग्राउंड तो यार बहुत ही हार्ड चीज है ना, वो सरफेस जो है वो क्या करता है, वो फुट के फोर्स को झेलता है और उसके अपोजिट एक इक्वल फोर्स ऊपर फुट को देता है, ठीक है। एंड ग्राउंड इन टर्न एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द फुट, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। हमने जो ग्राउंड को फोर्स दिया वो हो गया एक्शन फोर्स, ठीक है, और जब फिर ग्राउंड से हमें जो फोर्स मिलता है वो है रिएक्शन फोर्स। इसी रिएक्शन फोर्स के कारण हमारा जो बॉडी है, पैर है, आगे फॉरवर्ड पुश कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के कारण हम मूव कर पाते हैं फॉरवर्ड, ओके। क्या होता है, हमारा फुट जो होता है वो, हमारा जो फुट होता है वो ग्राउंड को पुश, वो ग्राउंड पे फोर्स डालेगा और फिर ग्राउंड उस पे एक रिएक्शन फोर्स डालेगा, तो इसीलिए फुट हमारा आगे मूव कर पाता है फॉरवर्ड, ठीक है। फिर आ जाता है बर्ड्स के साथ, बर्ड्स फ्लाई कैसे कर पाते हैं, बर्ड्स लिफ्ट कैसे हो पाते हैं हवा में, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने विंग्स को फैलाएंगे, हिलाएंगे, विंग्स को हिलाते ही क्या होता है, वो एयर को डाउनवर्ड पुश करते हैं, तो इन टर्न क्या होता है, एयर रिएक्शन फोर्स करेगा अपवर्ड्स की तरफ और इससे क्या होता है, बर्ड राइज कर जाता है, ठीक है, लिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ भी आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज, ठीक है। उसके बाद स्विमर का केस आ जाता है, ठीक है। माइकल फेल्प्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, महान स्विमर माइकल फेल्प्स, ठीक है, 21-22 ओलंपिक गोल्ड मेडल है उनके गले में, ठीक है। बहुत ही विख्यात एथलीट हैं स्विमिंग के दुनिया के, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, मेरे तो फेवरेट एथलीट्स में से एक हैं, वर्ल्ड रिनॉन्ड माइकल फेल्प्स। तो क्या है उन लोगों का खासियत, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी को पीछे खींचते हैं, ठीक है, पानी पे बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, और इंटर्न पानी क्या करता है, पानी उनको फिर आगे की ओर फोर्स लगाता है, एक रिएक्शन फोर्स देता है उनके बॉडी को, ताकि वो आगे स्विम कर सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि यूज हो रहा है, ओके। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत से बच्चों को ये खटकेगा दिमाग में कि सर हमने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था और आपने वहाँ बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस हो जाता है, ठीक है। उन्हें ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने बात किया था, और रहा बात रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट भी यहाँ जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए भले ही दोनों का फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स नहीं ना आ रहा है, अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा है। एक्शन फोर्स जो है ना, वो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या एक्शन फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्शन फोर्स हम ग्राउंड पे लगा रहे हैं, और ग्राउंड हमें कौन सा फोर्स दे रहा है, रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो जो दोनों फोर्सेज है ना, ये दोनों फोर्सेज अलग अलग बॉडी पे एक्ट करती हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडी पे एक्ट करती हैं। तो कहां से किसी एक बॉडी में रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, किसी एक बॉडी में तो रिजल्टेंट जीरो नहीं ना होने वाला। अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाता तो फिर हमें ये रिजल्ट कैसे मिलता, हमारा फुट फॉरवर्ड कैसे बढ़ जा रहा है, या फिर बर्ड जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट कैसे मिल जा रहा है, या फिर स्विमर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विंग कैसे कर पा रहा है, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो किसी एक बॉडी में रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता, ये नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फंसा सकता है आपको कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है थर्ड लॉ के केस में, तो मतलब रिजल्टेंट उसका जीरो होना चाहिए, नहीं, नेवर, ठीक है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ना अलग अलग बॉडीज में एक्ट करते हैं, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। ऑलवेज देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दैट्स व्हाई देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसने इस चीज के बारे में बहुत कहीं डिस्कशन देखा नहीं, सुना नहीं, तो इसे नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एप्लीकेशंस हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगला एप्लीकेशन है हमारा कि जो गन है ना, हम जब उसे फायर करते हैं और कंधे के पास रख कर हम उसे फायर करते हैं, ठीक है। तो फायर करते हैं तो क्या होता है ना, फायरिंग होते ही ना बैक जर्क मिलता है हमारे कंधे को गन से, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम फायर करते हैं बुलेट, तो क्या होता है, बुलेट को तो फॉरवर्ड मोशन इम्पार्ट करता है कौन दिलाता है, गन दिलाता है, ठीक है। बुलेट को फॉरवर्ड मोशन दिलाता है गन, ठीक है, और फिर
फॉरवर्ड फोर्स जो बुलेट को मिलता है ना, तो बुलेट इन टर्न क्या करता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स गन की तरफ भेजता है, ठीक है। और गन की तरफ भेजेगा तो क्या करेगा, वही झटका प्रोड्यूस करता है गन को। अब ये झटका इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि कंधा कबाड़ दे। क्यों नहीं होता इतना, क्योंकि जो मास होता है ना गन का वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ बुलेट, ठीक है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना गन में वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द एक्सेलरेशन इन बुलेट, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन गन में होगा ना वो बहुत कम होगा, तो इसीलिए हमें झटका कम लगता है, ओके। तो ये एक रीजन हो जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, बुलेट को फॉरवर्ड फोर्स मिल रहा है गन से और फिर बुलेट इन टर्न क्या कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है गन को, लेकिन वो बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि गन का उतना ज्यादा नहीं है इसीलिए हमें फोर्स उतना फील नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मास जो है ना गन का वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ओके। तो ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे एक एप्लीकेशन। अगला हमारा हो जाता है क्या स्टूडेंट्स की जो फायरमैन होता है ना उन्हें हॉज होल्ड करने में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, एंड जो होता है पाइप का, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ना स्टूडेंट्स क्योंकि जो वाटर है वो बहुत हाई वेलोसिटी में निकल रहा होता है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत हाई वेलोसिटी में निकल रहा होता है। तो क्या करता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा था और बैकवर्ड एक रिएक्शन देता है किसको, हॉज को। चूंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है ना पानी का, इसलिए हॉज को स्टेबल रख पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इसी के कारण क्या होता है जो रिएक्शन फोर्स जो मिलता है ना बैक हॉज को, ठीक है, वहां पे उसका अमाउंट इतना रहता है कि वो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देता है, ठीक है, हो फायरमैन का होज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फायरमैन को होल्ड करने में होज को दिक्कत होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। एक आता है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट कैसे मतलब ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो वहां भी वही चीज होता है, जो भी गैसेस होते हैं ना, जो भी निकलते हैं गैसेस, तो वो तो फॉरवर्ड आउट निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है फिर इन टर्न वो एक बैकवर्ड फोर्स उसको देते हैं, रिएक्शन फोर्स देते हैं रॉकेट को या जो भी है मिसाइल, ठीक है, उसको ऊपर अपवर्ड फोर्स एक देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। एक रिएक्शन फोर्स उन्हें अपवर्ड मिलता है, उसी के कारण क्या होता है वो ऊपर उठ पाता है, ठीक है। अच्छा, इनको हम ना मोमेंटम के नजर से भी जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे हम एक्सप्रेशन देखने वाले हैं हम मोमेंटम का, ठीक है, अभी कुछ देर में, ठीक है। इसको उसके बाद फिर जो आपका रॉकेट वाला मैंने एग्जांपल दिया वो मैं मोमेंटम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो वहां भी थर्ड लॉ ही लगता है, ठीक है। मोमेंटम एक तरह का फोर्स ही है ना, मैंने डिस्कस किया है, अभी हम बात कर लेते हैं उस पर भी। फ्रेंड्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर कोई दो बॉडीज आपस में आइडल कोलिजन कर रही हैं तो उनका जो कोलिजन के पहले मोमेंटम था और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो दोनों सेम रहता है, ठीक है। सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम का सम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का दोनों का मोमेंटम, ठीक है। ये लॉ बोल रहा है सिंपल भाषा में, ओके। प्रोवाइडेड कि एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगे उस टाइम में, एक्सटर्नल फोर्स और कुछ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे होता है ये चीज। सपोज कि हम दो बॉल्स मान लिए, ठीक है, एक बॉल ए है एक बॉल बी है, बॉल ए का मास ma है, बॉल बी का मास mb है, ठीक। इनिशियली बॉल दोनों चल रहा है एक ua वेलोसिटी से और एक ub वेलोसिटी से, और हमने माना है कि ये जो पीछे वाला बॉल है ना ua, इसका वेलोसिटी ज्यादा है ub से, तभी तो ये दोनों टकराएंगे ना, जब ये वाला पीछे से आके इसको ठोकर मारेगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में उधर ही जा रहे हैं तो पीछे वाले को तो तेज होना पड़ेगा ना, तभी तो टक्कर होगा, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा है इससे। अब कोलिजन होता है टी टाइम के लिए, टाइम टी के लिए कोलिजन होता है। एफ ए बी क्या है स्टूडेंट्स, एफ ए बी है कि ए बॉल बी पे फोर्स लगा रहा है, और एफ बी ए क्या है, एफ बी ए का मतलब हो गया बी बॉल ए पे कितना फोर्स लगा रहा है। ऑब्वियसली ये आइडल कोलिजन है, मतलब यहाँ थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब इस फोर्स का वैल्यू इज इक्वल टू दैट फोर्स का वैल्यू, और अपोजिट है डायरेक्शन दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वी ए वेलोसिटी पकड़ लेगा ए और बी पकड़ लेगा वी बी वेलोसिटी। अब डिफरेंट वेलोसिटीज फिर भी हो जाएगा, और वी ए वेलोसिटी से ए जाएगा उधर और वी बी वेलोसिटी से बी जाएगा उधर, ओके। ये आफ्टर कोलिजन का सीन है। अच्छा, अब यहाँ से हम चल रहे हैं, हमने क्या बोला, आइडल कोलिजन है, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। माइनस क्यों किया, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और डायरेक्शन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए, तो डायरेक्शन के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन का, इसीलिए माइनस साइन इसके साथ आ गया। अब एफ ए बी का मतलब क्या, एफ ए बी का मतलब है कि कितना फोर्स बी पे लगा, बी पे कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स,
उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, मतलब एम बी इंटू ए बी। और एफ बी ए का मतलब है कि बॉल बी कितना फोर्स लगाए ए पे, तो कितना फोर्स ए पे लगेगा, उसी का मास, ए का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब ए बी और एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए को हम तोड़े हैं, वी बी माइनस यू बी बाई टी में और वी ए माइनस यू ए बाई टी में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बाई टाइम, और एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बाई टाइम। दोनों तरफ से टी टी कट जाएगा। अच्छा, अब एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर उसके बाद एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जितने भी इनिशियल वेलोसिटीज वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले आए, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू पाएंगे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, ये इनको रीअरेंज करने पे ये मिल जाएगा। हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो यू ए और यू बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज है, तो ये एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो रहा है, एम ए वी ए और एम प्लस एम बी वी बी के, मतलब वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हमारा आ गया। मतलब ये हमारा जो भी था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक और एप्लीकेशन देख लें। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, हम वो रॉकेट के लॉन्चिंग के टाइम पर भी देखते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, रॉकेट ना बहुत सारा गैस रिलीज करता है बहुत हाई वेलोसिटी में। ठीक है, बहुत हाई मोमेंटम होगा उसका और डाउनवर्ड्स होता है मोमेंटम उसका। ठीक है, तो इनिशियली जो होता है वो रॉकेट का मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। गैसेस का भी मोमेंटम जीरो होता है इनिशियली। रॉकेट स्टार्ट होता है जब बर्निंग स्टार्ट होता है, उसके बाद का अब केस क्या हो जाएगा कि जब गैसेस डाउनवर्ड मोमेंटम दे रहे हैं तो रॉकेट को भी तो एक अपवर्ड मोमेंटम मिलना चाहिए, तभी तो वो दोनों एडअप होके जीरो हो जाएंगे, हमारा फाइनल मोमेंटम भी तभी तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसी के लिए क्या होता है, रॉकेट के ऊपर अपवर्ड मोमेंटम एक लगता है और वही अपवर्ड मोमेंटम उसे एक फोर्स देता है अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए। मोमेंटम एक तरह का फोर्स ही ना हो गया, तो फोर्स मिलता है उसे, वो ऊपर उठता है रॉकेट उसके बाद। ओके, ये रीजन है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे इस तरह एक्ट करता है। ठीक है, रॉकेट के प्रोपल्शन में। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एक्सप्रेशन देखें रिकॉयल वेलोसिटी निकालने का गन का। ठीक है, आफ्टर फायरिंग। तो हमने एप्लीकेशन देख लिया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जब भी हम गन से शूट करते हैं तो हमें एक बैक जर्क मिलता है। वो बैक जर्क जो होता है वो गन को एक वेलोसिटी मिलता है, वही ना हमें फील होता है फोर्स के रूप में। तो उसी फोर्स, उसी वेलोसिटी को निकालना है कि गन किस वेलोसिटी से बैक होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, अच्छा, जो इस कंसेप्ट को, इन टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा। देखिए, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा उसमें कोलिजन की बात आई है। ठीक है, तो जहां भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगा ना वहां का मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड ही रहता है। ठीक है, तो एक बेसिक स्टेटमेंट इसका ये होता है ना, एकदम बेसिक स्टेटमेंट है जो हर जगह अप्लाई करने के लिए इसको एप्लीकेबल बना देगा। वो ये है ना कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे और कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल सिस्टम में और कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा है, उन दोनों जो दो सिस्टम एक्ट कर रहे हैं, जो दो बॉडीज एक्ट कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में और कुछ उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए नाम क्या दिया गया, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, ये बेसिक एक स्टेटमेंट हो जाता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, अब बिफोर और आफ्टर दो केसेस यहाँ होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर फायरिंग का सम ऑफ मोमेंटम बुलेट का और गन का। तो आइए, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, अगला क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, वो भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, इधर तो एम जी वी जी प्लस एम बी
वी बी यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको एक चीज़ यहाँ भेज दीजिए, तो हम एम जी वी जी को और ये एम बी वी बी इस तरह हो जाएगा अगला लाइन हमारा। अच्छा, ये चीज़ और ये दोनों चीज़ तो गिवन है, ये चीज़ हमें निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो वी जी का स्टेटमेंट क्या आ गया, माइनस ऑफ एम बी वी बी बाई एम जी, ठीक है। ये आ गया हमारा रिकॉइल वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो वेलोसिटी ऑफ गन है, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, वो नेगेटिव आया है। किस लिए? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल देगा। ये अपने आप आ गया, ये वाला साइन अपने आप आ गया, ठीक है। इसको पहले से नेगेटिव नहीं मान लेना है, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ देखिए अपने आप नेगेटिव आ गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट के। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बुलेट का डायरेक्शन राइट वर्ड्स है और रिकॉइल हमारा जो गन हो रहा है वो लेफ्ट वर्ड्स हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है न्यूमेरिकल से, ठीक है। और मैंने एक जो स्टेटमेंट लिखी वो लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम is always conserved, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोमेंटम कोलिजन के केस में ही लगेगा, ठीक है, ये दिमाग में मत रखिएगा, मोमेंटम हर जगह एप्लीकेबल है। और एक चीज़ बताऊं इंटरेस्टिंग कि देखिए बहुत सारे लॉज जो होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इस लॉ का अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं निकला है, ये जहां भी लगाया गया है सही साबित हुआ है, ठीक है। इसको गलत साबित करने के लिए आज तक कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन मिला ही नहीं है, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए एक और इंटरेस्टिंग सा केस करते हैं, ठीक है। ये जो केस है, यहाँ पे एक गर्ल है जो दौड़ते हुए आएगी और कार्ट पे ऊपर कूदेगी, ठीक है। और कार्ट व्हील फिर क्या करने लगेगा, आफ्टर जंपिंग रोल करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जब गर्ल और कार्ट व्हील एक साथ मूव करते रहेंगे, रोल करने लगेंगे आगे, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, मास ऑफ द गर्ल है आपका mg और यू इनिशियल वेलोसिटी है गर्ल के पास कुछ नॉन जीरो, ऑब्वियसली वो दौड़ के आ रही है कार्ट पे, तो नॉन जीरो ही वेलोसिटी होगी। अच्छा, कार्ट फिर क्या है, कार्ट इनिशियली रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और मास ऑफ द कार्ट क्या है, mc है, ठीक है। अच्छा, गर्ल पे आते हैं, ये दूसरे जंपिंग के बाद का सीन देखते हैं। जंपिंग के बाद क्या होता है कि कार्ट और गर्ल दोनों एक सिस्टम पूरा बन जाते हैं, तो इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, mg प्लस mc, और ये पूरा सिस्टम एक वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगता है, उसको हम v सिस्टम मान लिए, ओके। हमें यही निकालना है, इसी को डिराइव करना है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन, ओके। तो बिफोर जंपिंग और आफ्टर जंपिंग का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यही तो हमारा मोमेंटम का लॉ बोल रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यहाँ गर्ल और कार्ट को छोड़ के और कुछ भी हो रहा है, आप कहीं भी कोई फोर्स देख पा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इफेक्ट कहीं से भी नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। और उस आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, बिफोर जंपिंग का केस क्या हो जा रहा है, मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस mass of cart into initial velocity of cart, and that will be equal to mass of system, मतलब mg plus mc into velocity of system, ठीक है। अच्छा, ये हमें कुछ तो रहेगा दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ug यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे uc तो जीरो है, तो इसीलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो, ठीक है। अब आते हैं इस पे mg प्लस mc इंटू v सिस्टम। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो v सिस्टम है वो हो जाएगा mg ug अपॉन mg प्लस mc, ये आ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल है आपका, ठीक है। अब इसी टाइप के आप केसेस जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल में क्या दिया हुआ है ना कि दो हॉकी प्लेयर्स है, वो खेल रहे हैं,
ठीक है। तो उनका कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा अपना, ठीक है। एक हॉकी प्लेयर का m1u1 होगा, दूसरे का m2u2 होगा, क्योंकि दोनों तो खेल रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटीज हैं अपनी। अब फिर क्या हुआ ना, इंटैंगल्ड हो गए, उनका कोलिजन हुआ और वो इंटैंगल्ड हो गए। इंटैंगल्ड हो गया मतलब अब एक साथ हो गया, पूरा सिस्टम एक साथ हो गया, पकड़ लिया एक दूसरे को उन्होंने। तो मास ऑफ द सिस्टम वहां पे m1 प्लस m2 हो जाएगा, और एक ही वेलोसिटी से वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक ही, अब दोनों एक ही बॉल के पीछे लग गए, इंटैंगल्ड हो गए, मतलब पूरा सिस्टम उनका एक हो गया ना, मास उनका एक हो गया और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। वही कंसेप्ट वहां भी लगना है, तो समझना है आपको। एक बार आप फिजिक्स में कंसेप्ट समझ गए ना, आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बस केसेस बदलेंगे और कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट समझ गए आप, बस केसेस बदलते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक है। कंसेप्ट और इफेक्ट सेम रहता है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिए, नोट करिए इसे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो थ्योरी पोर्शन था फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ये कंप्लीट हो जाता है। अगला जो लेक्चर बनाऊंगा मैं उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने जो भी करवाया है, जो भी एक्सप्रेशंस डिराइव करवाए हैं आपको, उनके बेसिस पे जो भी मतलब एप्लीकेशंस का फॉर्मूला निकलवाया है, ठीक है, उन सबको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ओके। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त मौला बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेक केयर।